हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, यानी कंप्यूटर की हिंदी में उसको पीढ़ियाँ बोलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। कंप्यूटर कितनी पीढ़ियाँ आई। पीढ़ी का मतलब यह है कि जैसे कंप्यूटर फर्स्ट टाइम बना तो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन था कुछ ईयर होता है, एक लगभग 10 से 12-13 वर्षों का एक ईयर है, जैसे एक जनरेशन है। एक सपोज करिए जैसे सन जनरेशन मतलब एक पीढ़ी गई, फिर दूसरी पीढ़ी आई, फिर दूसरी पीढ़ी जाएगी, तीसरी पीढ़ी आएगी, उसको हम जनरेशन कहेंगे। ठीक, तो जैसे कंप्यूटर जनरेशन में हम पढ़ेंगे केवल 5 जनरेशन। ठीक, 5 कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं। एक फर्स्ट नाम इनका रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, या फिर किसी कंप्यूटर का जो पार्ट होता है मेन में वो कौन सा होता है, कंप्यूटर किस स्टेप पे कार्य करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन और ये फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन तक कि कंप्यूटर जनरेशन आखिर है क्या, उसमें क्या क्या यूज होता था। ठीक, तो इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो टेबुलर चार्ट बना के, और नहीं तो एक होता है इसमें जैसे सपोज करिए कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे एक एक करके एक एक का हिस्ट्री अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए ऐसे पढ़ते हैं, एक एक की हिस्ट्री अलग अलग। जैसे फर्स्ट जनरेशन में देखिए, जनरेशन में क्या क्या होगा आपको पहले बता देते हैं। ठीक, जनरेशन में आपको थियरी, अगर जनरेशन आप पढ़ रहे हैं थियरी के लिए, तो थियरी से जैसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो फर्स्ट जनरेशन में जो मेन कंपोनेंट था, यानी जो मेन टेक्निक था वो कौन सा था, उसमें मान लीजिए वैक्यूम ट्यूब है फर्स्ट जनरेशन में। ठीक, सेकंड आपको इसमें होगा, इसमें इनपुट किस माध्यम से किया जाता था। ठीक, इसमें इनपुट पंच कार्ड के माध्यम से किया जाता था। ठीक, अब इसका जो ईयर था, ईयर सेशन ईयर, वो कब से कब तक था, ये आपका मेन है। ठीक, तो जैसे एक पॉइंट ये हो गया आपका, सेकंड पॉइंट ये हो गया, और थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या होता है, जनरेशन में आपको अगर क्वेश्चन पूछता है, आप क्वेश्चन के पर्पज़ से अगर आप तैयारी करना चाहें तो इसमें पूछता है 3-4 क्वेश्चन, तो 3 तो स्टेप हमने बता दिए। जो फोर्थ स्टेप होता है, इसका मतलब जो चौथा क्वेश्चन इससे बनता है वो बनता है कि इसमें जो कंप्यूटर का एग्जाम्पल था, जो कंप्यूटर बनाया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ENIAC एडवेक, तो इसमें सबसे पहले ENIAC बना था। ठीक, यही डिजिटल कंप्यूटर था सबसे पहले। ठीक, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या क्या है, तो फर्स्ट जनरेशन क्या है, जो 1940 से लेकर 1956 तक चला था। ठीक, इसमें सबसे पहले यूज हुआ था इसमें वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, इसका आविष्कार कौन किया था, तो इसका आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ठीक, थोड़ा सा हम इसकी साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। अब ये कब किए थे, तो 1904 में किए थे। इतना क्लियर है, 1904 में किए थे। अब इसमें यूज क्या होता था, यूज होता था आपका वैक्यूम ट्यूब। और जो इनपुट माध्यम, जो इस टाइम आप कीबोर्ड का यूज करते हैं, कीबोर्ड जानते ही हैं कीबोर्ड क्या होता है। ये बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसपे केवल और केवल की होते हैं, बटन्स होते हैं। ठीक, जो इनपुट के लिए काम करता है, इनपुट कराने के लिए। ठीक, तो जो इसमें फर्स्ट जनरेशन में हम इनपुट के लिए काम कर रहे थे, वो कौन काम कर रहा था, हमारा पंच कार्ड। ठीक, अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ENIAC है, फर्स्ट कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन का, तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक, अब जैसे इसमें देखिए दिया है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। मेन आपका पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट वो यही है, वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज किया गया था। ठीक, इसके साथ सेकंड जनरेशन का हम पढ़ेंगे जब, तो सेकंड जनरेशन का जो ईयर है वो 1956 से लेके
1956 से 1963 तक है। देखिए कंप्यूटर जनरेशन में जो ईयर है वो आप देखिए अलग अलग जब किताबें पढ़ेंगे या फिर अलग अलग ऑनलाइन भी कई मीडिया है, जैसे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन अलग अलग साइट पे ईयर में जैसे 1940 से कोई है, कोई 1956 से स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो ईयर है इसका वो कंफर्म नहीं है, ये अनुमानित इसका ईयर है, लगभग में ये होता है। ठीक, लगभग में ये अनुमानित है। ठीक, इसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। ठीक, ओरिजिनलिटी मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो इनमें इस ईयर में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा आगे आपको, कि किसी बुक में 2-4 ईयर का आगे पीछे हो सकता है। ठीक, इसलिए सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन वाला था इसमें उसकी जगह हम ट्रांजिस्टर लगाएंगे इसमें। ठीक, इसमें देखिए ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया, यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह हम ट्रांजिस्टर यूज करने लगे। ठीक, अब इसका आविष्कार कौन किया? विलियम शॉकले। ठीक, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। विलियम शॉकले ने सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर का आविष्कार किया। वैक्यूम ट्यूब की तुलना के मुताबिक ये ट्रांजिस्टर छोटा था, तेज़ था, थोड़ा सस्ता था। ठीक, इसमें बनाए गए मशीनों में एक एग्जांपल है, जैसे IBM 1620 है, IBM का ही सीरीज़ पूरा यहाँ से है, यहाँ पे CDC का सीरीज़ है, और एक यूनिमैक है 1108, यानी ये एग्जांपल है इसके। ठीक, अब ट्रांजिस्टर जब इसमें कार्य क्षेत्र में यूज किया जाने लगा तो इस पीढ़ी में धीरे धीरे अब लैंग्वेज भी यूज होने लगा, जैसे लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, आप आगे पढ़ेंगे तो HLL के नाम से पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज को, और LLL ट्रिपल एल जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को पढ़ेंगे। ठीक, LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज। ठीक, अब देखिए अब पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या होता है? थर्ड जनरेशन में जैसे फर्स्ट में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर हुआ, थर्ड में IC हो जाएगा, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में जो हमारी मुख्य जो टेक्निक थी वो हम IC के यूज करके इसको बनाया था। इसका आविष्कार जैक किल्बी ने 1959 में किया था। ठीक, IC एक चिप होती है जो सिलिकॉन की बनी होती है। इसमें पूछ सकता है कि IC किस मटेरियल से, क्या किस धातु से बनी होती है, तो वो सिलिकॉन होगा। ठीक, सिलिकॉन चिप बेस को कहा जाता है, इसको हम IC कहते हैं। ये बहुत छोटा होता है। अब इसमें लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसमें थर्ड जनरेशन में लैंग्वेज यूज हुआ था आपका कोबोल, पास्कल, ये दोनों लैंग्वेज हैं। ठीक, प्रोग्रामिंग के लिए था, इसमें प्रोग्रामिंग आसान होता था। अब कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे IBM का सीरीज़ है, IBM 360 सीरीज़ है, ये हनीवेल है, हनीवेल 6000 सीरीज़ है। PDP मतलब पर्सनल डाटा प्रोसेसर है ये। ठीक, और इसमें IBM 370/168 बनाया गया था। आगे इसी के साथ पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या है? फोर्थ जनरेशन का जो टाइम ईयर है वो है आपका 1971 से 1980, यानी टोटल आपका 9 साल। ठीक, 9 ईयर इसमें लगा था। 9 ईयर में इसमें जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो सबसे मेन टेक्निक हम लगाए थे वो IC की जगह माइक्रो प्रोसेसर लगाए थे। ठीक, जो आजकल के कंप्यूटर में भी प्रोसेसर लगता है माइक्रो प्रोसेसर, तो ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन दोनों में हम माइक्रो प्रोसेसर आज भी यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए फोर्थ जनरेशन में बनाए गए कुछ कंप्यूटर हैं। IBM 4341, उसके बाद है DEC 10 है, स्टार 1000 है, PUP 11 है। ठीक, ये कुछ कंप्यूटर का नाम है जो फोर्थ जनरेशन में बनाए गए थे। अब फोर्थ जनरेशन में आपका C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक, और लार्ज स्केल पे इस पर काम होने लगा। इसी के साथ नेक्स्ट आपका है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ? ये फिफ्थ जनरेशन का जो ईयर है 1980 से लेकर अब तक चल रहा है। ठीक, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम जिस जनरेशन में है वो हम उसका कंप्यूटर जनरेशन का फिफ्थ जनरेशन है। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ? इसमें AI का यूज करने लगे। आज जानते हैं आप लोग सभी लोग जानते हैं कि AI को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे ChatGPT है, जेमिनाई है, और इस समय जो ट्रेंड चल रहा है जेमिनाई पे इमेज बनाने वाला, ठीक, वो जेमिनाई पे चल रहा है। उसमें एक प्रॉम्प्ट लिखना होता है, वो इमेज जनरेट करके आपको दे देता है।
ठीक। एक आपको इमेज इसमें अपलोड करनी पड़ती है, लेकिन इससे ज़्यादा बचें तो ही बेहतर है, ठीक। क्योंकि एक फ़ोटो कभी कभी लोगों की ज़िंदगी बदल देती है, ठीक है। तो फ़ोटो इस पर अपलोड करने से बचें। बाकी देखिए जनरेशन में हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए 5th जनरेशन के कंप्यूटर में डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, यानी इस समय जो जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं सब का सब 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। लैंग्वेज इस समय जो जो आप सीख रहे हैं सारा का सारा लैंग्वेज 5th जनरेशन में यूज किया जा रहा है। इसकी स्पीड जानते ही हैं आप लोग कितनी है इस टाइम कंप्यूटर की स्पीड। जो कंप्यूटर पढ़ रहा है उनको तो पूछना ही नहीं है कि कंप्यूटर का स्पीड क्या हो गया इस समय कोई भी वर्क वो कंप्यूटर नैनो सेकंड में कर देता है। यानी हम 2 यहाँ लिखे कीबोर्ड पे तो तुरंत स्क्रीन पे 2 दिखा देता है। 2+2 लिख के जो इंटर किए यहाँ पे इसका कैलकुलेट करके बता देगा तुरंत बगैर देर किए, ठीक। अब देखिए पढ़ेंगे कुछ आईटी गैजेट हैं। आईटी गैजेट का मतलब कुछ ऐसे यंत्र मैकेनिकल जिनको आप यूज करते हैं अपने क्षेत्र में, जैसे आप काम करते हैं या फिर कोई भी मतलब जैसे समझे कि अपन डेली बेसिस पे यूज करते हैं, डेली घर के कामों में यूज करते हैं, चाहे अपने पढ़ने लिखने के लिए यूज करते हैं। उनमें देखिए नीचे कुछ चीज़ की सूची दी गई है। जैसे फर्स्ट है स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच जानते हैं आप लोग क्या होता है, सभी लोग यूज करते हैं। पीडीएफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, छोटा सा होता है एक पार्ट, ठीक। फिर ड्रोन कैमरा है, पेन विथ कैमरा है, टीवी है, मोबाइल है, सब का सब एसेसरीज है, ठीक। एसेसरीज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम आईटी गैजेट बोल रहे हैं, ठीक। लैपटॉप है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, गूगल ग्लास, ठीक। ये सारी की सारी आपकी आईटी गैजेट हैं। और आईटी गैजेट का मतलब जो इसमें मल्टीमीडिया हैं या फिर जो ये आईटी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे हमको कुछ मिल रहा है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जिसमें हम आईटी में यूज करते हैं, आईटी सेक्टर में, या फिर अपनी जानकारी के लिए, जिसमें मतलब डिजिटली हमारा वर्क कुछ हो रहा है, उस टाइप की गैजेट को, सारे एसेसरीज को हम आईटी गैजेट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ मूल अनुप्रयोग जैसे कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे वर्क करते हैं उसमें कंप्यूटर, वही सब है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे क्या है कि कंप्यूटर आजकल तो हर क्षेत्र में यूज हो रहा है। कंप्यूटर के बिना इस समय जीवन बहुत कठिन होने वाला है, बहुत हार्ड है, ठीक है। हर जगह हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज बढ़ गया है। चाहे आप मेडिकल की बात करें, तब बैंकिंग की बात करें, तब इंटरनेट चलाना हो, तब हॉस्पिटल की बात करें, तब सारा का सारा चीज़ अब कंप्यूटराइज होते जा रहा है। इसमें देखिए फर्स्ट पढ़ेंगे हम वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लेटर आप बना रहे हैं, कोई आप बुक्स का नोट्स लिख रहे हैं, अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें टाइपिंग कर रहे हैं आप लेटर जैसे, तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, ठीक। वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा हम अपना दैनिक कार्य जैसे पत्र टाइपिंग, रिज्यूम तैयार करना। हाँ, रिज्यूम भी आप बना सकते हैं। रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम माने होता है आपका पर्सनल डिटेल। इसमें होता है एक पत्र लिखा जाता है, ये टाइप किया जाता है, एक पत्र जैसा बनाया जाता है एक्सरसाइज पेपर पे। इसमें क्या होता है, आपसे रिलेटेड जानकारियाँ होती हैं, यानी नाम, डिटेल आपका, क्या क्या पढ़ें, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, हॉबीज़ क्या है, आपका जो पर्सनल डिटेल है जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, यही सब इसमें सारा डिटेल लिखा जाता है, ताकि आप जब किसी कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं किसी इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे वो लगता है, ठीक। जिससे कंपनी के लोग पूरा डाटा ना देख के केवल एक रिज्यूम से ही समझ सकते हैं कि आप क्या क्या पढ़े हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी डिटेल क्या है और सब, ठीक। आपकी रुचि क्या है, किसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो इस टाइप का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम रिज्यूम बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का मतलब जैसे बैंक में जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रांजेक्शन के लिए, सपोज करिए देखिए अभी आप अपने फ़ोन के यूज करते हैं, फ़ोन के यूज करने के साथ साथ फ़ोन से आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपका फ़ोन है तो फ़ोन से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन चलाते हैं, जैसे बैंकिंग का कुछ काम करना है, माने ट्रांजेक्शन करना है आपकी लैंग्वेज में, ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन किससे होता है, यूपीआई से। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल, जो 8वां चैप्टर है उसमें ये यूपीआई मिलेगा आपको, ठीक। ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक। जैसे फ़ोन से आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन जाता है, फिर आप पेमेंट लेते हैं, इसमें क्या है कंप्यूटर का यूज हो रहा है, ठीक।
या फिर आपके बैंक से स्टेटमेंट निकालना है। अब पासबुक पे प्रिंट नहीं कराना है, ज़माना बदल गया है। अगर आपकी जीमेल आईडी आपके बैंक के खाते में रजिस्टर्ड है तो आप महीने की 6 या 7 तारीख को पिछले महीने का पूरा रिकॉर्ड आपके जीमेल पे सेंड कर दिया जाता है। ठीक, पूरा PDF फॉर्मेट में A to Z ट्रांजेक्शन, 1 रुपये से लेके 1 लाख जितना आपका ट्रांजेक्शन हुआ हो सारा ट्रांजेक्शन आपको वहाँ पे मिनी स्टेटमेंट मिल जाता है, जैसे बैंक स्टेटमेंट करके आता है। ठीक, मिनी स्टेटमेंट में जैसे 5 ट्रांजेक्शन दिखाता है मिनी स्टेटमेंट में छोटा सा। ठीक, तो बैंकिंग क्षेत्र में हो गया पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, निकालने के लिए। और देखिए दिया इंटरनेट का मतलब वैश्विक प्रणाली है, सारा इंटरनेट जैसे कोई भी ये अंतर्जाल होता है। ठीक, अंतर्जाल का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का भंडार, मतलब सूचना इस पे सभी प्रकार की सूचनाएं इस पे एकत्रित होती हैं, स्टोर की होती हैं, बस हमको ढूंढ के निकालना रहता है जो हम जानना चाहते हैं। ठीक, तो इंटरनेट जैसे आपका फ़ोन हो गया, फ़ोन के लिए भी इंटरनेट ज़रूरी है। अब लाइब्रेरी की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सही बात है। एक ऐसी चीज़ जहाँ पे लिमिटेड किताबें हों, जो जैसे एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की बुक आप पढ़ रहे हैं तो केवल उसी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं। ठीक, हिस्ट्री की अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो केवल आप हिस्ट्री के बारे में ही जानेंगे बुक से पढ़ेंगे तो। और यही अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो हिस्ट्री की जगह दूसरा कुछ भी खोल सकते हैं और किसी टॉपिक पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। केवल ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री, लेकिन अगर बुक से आप पढ़ते हैं तो केवल हिस्ट्री की बुक है तो हिस्ट्री ही रहेगी उसमें। ठीक, तो इंटरनेट का काफ़ी जगह यूज है, कुछ भी ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो उसमें भी यूज होता है। नेक्स्ट है इसमें हॉस्पिटल में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मरीज़ का डाटा निकालना है। ठीक, जैसे किसी मरीज़ का डिटेल बनाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कोई बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल में जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट वाले में क्या होता है, ये जैसे वो है क्या बोलते हैं उसको, DOB रजिस्ट्रेशन होता है, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट होता है इसका हॉस्पिटल से जो बनता है बच्चों के लिए, डेथ सर्टिफिकेट किसी का है। ठीक, ऐसा बनाना है, मेडिकल किसी का रिपोर्ट बनाना है। ठीक, चाहे कोई आप मरीज़ उसमें पेशेंट एडमिट करा रहे हैं तो एडमिट करने का जो डिटेल बनता है वो सारा डिटेल अब क्या हो रहा है, हाथ से नहीं लिखा जा रहा, सब सारा का सारा चीज़ कंप्यूटराइज हो रहा है। ठीक, तो हॉस्पिटल में भी इन सारी चीज़ों का काफ़ी यूज हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन का मतलब पढ़ाई। ठीक, आप शिक्षा के क्षेत्र में इसका किस प्रकार से यूज करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं इससे, जैसे हम मान लीजिए वीडियो हम बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेट से जैसे हम अपलोड करेंगे तो फिर आप इंटरनेट के माध्यम से ही इसको देख पाएंगे। ठीक, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है कंप्यूटर का। कंप्यूटर से ही आप आगे बढ़ना, जैसे कंप्यूटर जैसे इस समय पढ़ रहे हैं, सारा चीज़ कंप्यूटराइज हो गया है तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी आपको लेना मैंडेटरी हो गया, आवश्यक हो गया। ठीक, अब जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में आप कैसे इसको यूज करते हैं, देखें स्मार्ट क्लासरूम के रूप में यूज करते हैं, लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से क्लासरूम हो गया, रिपोर्ट तैयार करना है, असाइनमेंट तैयार करना है, तो सारा का सारा आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर के यूज में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एक और दिया है इसमें, ये थोड़ा सा ई गवर्नेंस वाला प्रोसेस है। ई गवर्नेंस मतलब आप समझते होंगे ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नेंस सरकार जो आपको सुविधाएं देती है, सरकार जिस प्रकार की भी सुविधाएं दे, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप तक पहुंच रहा है तो उसको ई गवर्नेंस बोला जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली है, माने ई गवर्नेंस है। ठीक, इसमें देखिए रेलवे का दिया है, एयरलाइंस रिजर्वेशन, जैसे आप रेलवे का टिकट लेते हो तो रेलवे की टिकट लेने के लिए क्या करना पड़ता था पहले, जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, चाहे अभी भी अगर कंप्यूटर ना रहे तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, हम जाना पड़ेगा आपको रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से हम टिकट कोई भी लेंगे, मैंने स्टेशन जाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास ऑनलाइन प्रोसेस है तो हम क्या करेंगे, इसकी अलग अलग वेबसाइट होती हैं। जैसे एक वेबसाइट है ये IRCTC, ये आपका रेलवे की वेबसाइट है, इसमें भी हो जाता है। ठीक, एक है
कंफर्म टिकट है करके एक वेबसाइट है, कंफर्म टिकट TKT है। यहाँ से भी आपका कंफर्म टिकट बुक होता है। या किसी ट्रेन के बारे में जानकारी करना है कि ट्रेन कहाँ है, ट्रेन की टाइमिंग क्या है, चाहे इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच कौन सी ट्रेन है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है वेयर इज़ माई ट्रेन, वेयर इज़ माई ट्रेन। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें वो बताता है कि आपकी ट्रेन कहाँ है, मतलब आप हर स्टेशन के बीच से आप ट्रेन देख सकते हैं, कौन सा स्टेशन पे रुकेगी, कौन सा प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। तो ये सब सारा इसमें रेलवे में यूज है। एयरलाइंस में भी सेम वही तरीका है। अब इतना ख़त्म हो गया। ठीक, ये बेसिक था आपका। अब थोड़ा सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिक रूप से जो आधारभूत है। ठीक, उसके बारे में तो हार्डवेयर के बारे में हम पहले भी बताए थे कि हार्डवेयर क्या होता है। ये कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है, यानी कंप्यूटर की बॉडी या कंप्यूटर में लगे हुए पार्टिकल, वे कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं, हार्डली छू सकते हैं, वर्क में यूज़ कर सकते हैं, वो हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर में कंपोनेंट होते हैं, जैसे सपोज करिए माइक्रो प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है। ये इस समय नहीं आ रहा है कंप्यूटर में, हटा दिए गए। ऑप्टिकल डिस्क है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये जैसे बहुत कुछ है। ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हार्डवेयर में आती हैं। ठीक, क्योंकि हम इन्हें टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इन पे वर्क कर सकते हैं। ठीक, और ये आउटर मोस्ट पार्ट होती हैं। ये आउटर मोस्ट पार्ट मतलब कंप्यूटर का बाहरी पार्ट होता है। ठीक, इसको हम टच कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक, इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है, हार्डवेयर से ही संबंधित है। ये देखिए इनपुट डिवाइसेस है ये। ठीक, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये चार्ट काफ़ी आपके काम आएगा। ये प्रोसेस का जो सेंटर पॉइंट है, जैसे आप 2+2 देते हैं उसको गणना करने के लिए, तो जो ये गणना वाला प्रोग्राम होता है वो यही करता है। ठीक, यही करता है, मतलब जैसे इसी पार्ट में होता है जो गणना वाला जो भी वर्क होने वाला है, वो इसी प्रोसेसिंग वाले पार्ट में यानी CPU में होता है। ठीक, तो CPU में ही मदरबोर्ड भी होता है। ठीक, पूरे जो कैबिनेट होता है उसके अंदर छोटा सा CPU होता है। ठीक, और CPU मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है, रैम रोम भी मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है। यही है माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU। ठीक, आउटपुट डिवाइस में जैसे क्या है, आउटपुट डिवाइस है आपका ये प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर है, 3D प्रिंटर है, प्लॉटर है। ठीक, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हमको कुछ डिटेल मिलता है, मतलब परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। अब स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो ये सारी की सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं अलग अलग। पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, टेप है, ड्रिप है, CD DVD जो पहले आता था वही है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ये सब आता है। फिर हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, एक और होता है SSD होता है। ठीक, जो हार्ड डिस्क जैसा होता है, फास्ट काम करता है। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं उस डिवाइस को जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में अपना डाटा भेज पाते हैं। ठीक, मैंने कंप्यूटर को निर्देश दे पाते हैं जिन उपकरणों के माध्यम से, वो हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत उसको रखते हैं। और जो ये क्रिया होती है, जो कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं, जो ये क्रिया है वो हमारा इनपुट कहलाएगा। ठीक, सेम उसी का उल्टा, जिस यूनिट के, जिस इकाई, जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगी। ठीक, जिन डिवाइस के द्वारा, और जो रिपोर्ट मिलने का प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस आउटपुट कहलाएगा। क्लियर। अब इनपुट डिवाइस में देखिए कुछ एग्जांपल हैं, जैसे है आपका कीबोर्ड। ठीक, कीबोर्ड से क्या होता है, कीबोर्ड में क्या क्या होता है देखिए पहले। कीबोर्ड में लेटर होता है, नंबर होता है, कैरेक्टर होता है, फंक्शन की होता है। इसको प्रेस करके हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ठीक, ये है आपका कीबोर्ड का स्ट्रक्चर। कीबोर्ड ऐसा ही होता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 108 से लेके 101 से लेके 105 तक बटन्स होती हैं। यह इंपॉर्टेंट है, आपके पास कीबोर्ड होगा तो काउंट कर लीजिएगा कितना वर्ड है। ठीक, 104 मैक्सिमम मतलब होता है लगभग 101 से 105। जैसे कीबोर्ड कई तरह के होते हैं, कभी कोई मल्टीमीडिया होता है तो इसमें यहीं तक बटन्स होती हैं, ये वाला
यहाँ तक होता है, ये वाला गायब होता है। ठीक, नंबर पैड नहीं होता है उसमें। तो अलग अलग कीबोर्ड हैं, अलग अलग उसमें की संख्या है, मतलब एक स्टैंडर्ड रूप से है कि 101 से लेकर 105 तक हो सकती है उसमें। ठीक, माउस क्या होता है? माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। पॉइंटर मतलब क्लिक करने वाला, ऐसे ऐसे क्लिक करने वाला। ठीक, उससे हम सेलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को। ये GUI बेस पे काम करता है। ठीक, आप जब पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आएगा GUI और CUI। ठीक, बता देते हैं हल्का सा। जो GUI है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल मतलब ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें ग्राफिक्स मतलब आइकन के द्वारा, ऑप्शंस के द्वारा हम इसमें काम करते हैं। और जो ये CUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें हम कोई भी कार्य कंप्यूटर के पार्ट कीबोर्ड से हम टाइप करके कमांड दे के काम करते हैं। ठीक, आगे ये आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, माउस 3 प्रकार के होते हैं, एक ऑप्टिकल हो गया, एक वायरलेस हो गया, एक ट्रैक बॉल हो गया। ऑप्टिकल मतलब यही आपका जो नॉर्मल है ऑप्टिकल। वायरलेस मतलब जिनमें ब्लूटूथ लगता है, ब्लूटूथ सपोर्टर होते हैं, BT सपोर्टर और ब्लूटूथ हो गया। ट्रैक बॉल एक बॉल जैसा होता है। ठीक है, एक बॉल जैसा कर्सर पॉइंटिंग होता है, जैसे जॉयस्टिक हो गया। इसमें ट्रैक बॉल माउस में जॉयस्टिक होता है, गेम खेलने के लिए होता है ज़्यादा करके। ठीक, फिर स्कैनर हो गया, फिजिकल डॉक्यूमेंट जैसे इमेज हो गया, फ़ोटो हो गया, आपका डॉक्यूमेंट हो गया, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल रूप में भेजना होता है। ठीक, तो आगे जैसे आप पढ़ेंगे इसमें तो आ गया OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OMR शीट आप देखे हैं? जैसे ये है आपका OMR शीट, इसी को चेक किया जाता है इस डिवाइस के द्वारा। जो OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, जिसका यूज होता है, जो आप OMR चीज़ यहाँ पे भर के आते हैं जो OMR शीट पे ऐसे गोला गोला, उसी को इसमें रीड किया जाता है। ठीक, रीड करके ये क्लियर किया जाता है कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। ठीक, इसमें क्या होता है? ये जो दस्तावेज के लिए होता है, ठीक, जांचने के लिए उसका चेक किया जाता है। ये बैंक में होता है, संगठन में होता है। जैसे जो क्या बोलते हैं, जो ये उसमें प्रिंटेड होता है, उसी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को ये चेक करने के लिए होता है। ठीक, बैंक में यूज़ होता है और बड़े बड़े संगठनों में, ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ होता है। ऐसे कोई नहीं रखता है इसका। ठीक, उसके बाद है लाइट पेन, इसको जानते ही हैं, टच स्क्रीन के लिए होता है, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए है, टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए है। ठीक, तो लाइट पेन भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। ओके, उसके बाद दिया है BCR मतलब क्या है? बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर आप समझते हैं, ये पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा यूज होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक पट्टी होती है जिसमें कुछ कोड लिखा होता है। जैसा पार्सल आता है आपका, पार्सल पे जैसे ऐसे कोड होता है ना, ऐसे ऐसे करके सीरियल नंबर से, और यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होता है जैसे यहाँ दिखाया गया है। ठीक, इसी को रीड करने के लिए वो किया जाता है। कौन सा प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट की आपकी पूरी डिटेल रहती है इस बार कोड में, तो उसको स्कैन करने के लिए आपका BCR होता है। ठीक, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद माइक्रोफोन है, इससे तो आप सभी लोग परिचित हैं। क्या होता है ये, आप लोग यूज भी किए हैं, माइक छोटा वाला। ठीक, तो माइक्रोफोन क्या करता है, वो आपके जो ध्वनि तरंग होता है उसको कैप्चर करके आपके सिस्टम तक पहुंचाता है, तब सिस्टम आपका आउटपुट डिवाइस से उसको बाहर भेजता है। ठीक, ये कुछ आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, जिनसे हम अपना डॉक्यूमेंट प्राप्त करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं। मॉनिटर है, इसमें रिजल्ट दिखाता है। प्रिंटर क्या होता है? आपकी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी करता है, प्रिंट रूप में आपको रिजल्ट देता है। स्पीकर से जैसे गाना सुनते हैं आप। ठीक, प्रोजेक्टर से किसी चीज़ को समझाते हैं, बताते हैं, जैसे डिजिटल TV जैसा है। ठीक, ये मॉनिटर है, मॉनिटर का कितना टाइप होता है, जैसे CRT है, कैथोड रे ट्यूब होता है इसका फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है, ये मॉनिटर को इलेक्ट्रॉनिक बीम का इस्तेमाल करता है। ठीक, बीम जानते हैं, बीम जैसे ऐसे किरण वाला, किरण पुंज वाला, तो ये ऐसे यूज़ होता है इसमें कैथोड रे ट्यूब में। इसमें जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपका डिस्प्ले है। ठीक, इसको लेते हैं, रखिए, जैसे मान लीजिए एक डिस्प्ले है।
ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक किरणें ऐसे करके कई इससे टकराती हैं, ठीक। जब मैग्नेटिक किरणें इससे टकराती हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ठीक, तो इसमें क्या होता है, इन किरणों के यहाँ जो टकराव होगा, ये वाला, ये जो पार्ट है यहाँ पे, अगर वो जब टकराएंगी ये वाली इस वाले पार्ट में, ठीक, तो इससे एक अलग प्रकाश निकलेगा, ठीक। उसी प्रकाश के कारण इसमें हम डिस्प्ले का यूज कर पाते हैं, यानी हम देख पाते हैं कोई चीज़, ठीक। तो ये CRT टाइप का मॉनिटर है। उसके बाद दो मॉनिटर का टाइप और होता है, एक LCD है, माने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, सबसे अधिक यूज किया जाता है। ये कम बिजली लेता है, कम जगह भी लेता है और कम गर्मी भी पैदा करता है, ठीक है। इसके बाद एक ये थोड़ा पतला होता है, बहुत पतला और हल्का होता है, ठीक है। उसके बाद इसका टाइप है LED। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि एक फ्लैट स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, ठीक। फिर LED डिस्प्ले भी कहा जाता है। हल्का होने के साथ साथ आकार में बहुत हल्का होता है। प्रकाश स्रोत के रूप में LED एक पैनल का उपयोग करता है, ठीक। तो ये LED पैनल होता है, हल्का पतला सा अब आ रहा है, अब बहुत ज़्यादा इसको स्लिम कर दिया गया है। वो LED है, सबके घर में है, आप लोग समझते होंगे LED क्या होता है। उसके बाद प्रिंटर दिया। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर से हम किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट लेते हैं, मैंने एक कॉपी बनाते हैं उसको, ठीक। अब प्रिंटर देखिए मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के हैं, एक है इम्पैक्ट और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जिस प्रिंटर पे हम प्रिंट हेड, रिबन, कार्टेज और पेपर के बीच में एक फिजिकल, जैसे मान लीजिए ये रिबन चल रहा है, ठीक, और यहाँ पे प्रिंट हेड है आपका, ठीक। अब ये पेपर है, यहाँ पे आपका पेपर लगा हुआ है, इससे अगर डायरेक्ट फिजिकल संपर्क बनाता है, ठीक, और उसके बाद इस पर इंक लगता है, ठीक। इसके इंक लगने के द्वारा इस पेपर पे छपाई होती है, तो हमारा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक। इसको पहले देख लेते हैं, इसमें तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे दो प्रकार का प्रिंटर यहाँ पे दिखाया गया है, एक है आपका इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या है कि आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और डिजिटल प्रिंटर, आगे इसको बताएंगे थियरी में ये क्या होता है। नॉन इम्पैक्ट में क्या है, इंकजेट प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर है, ठीक। इंकजेट में क्या होता है, इंक टैंक होता है और लेज़र में कार्ट्रेज होते हैं, ठीक। अब आगे देखिए तो एक एक प्रिंटर को। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, ये प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक्स के लिए किया जाता है, ठीक। जहाँ प्रिंट हेड, रिबन, कार्ट्रेज और पेपर के बीच एक फिजिकल संपर्क स्थापित करता है, और इससे क्या होता है, जो इंक होता है रिबन के प्रयोग से, यानी इंक डायरेक्ट पेपर पे नहीं आ रहा है, रिबन पे आ रहा है, ठीक। अब रिबन क्या कर रहा है, रिबन के प्रयोग से जो यहाँ पे इंक है वो आपके पेपर पे आ रहा है, तब वो प्रिंट कर रहा है, ठीक। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। अब इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर का जो एग्जांपल्स है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डिजिटल प्रिंटर हो गया, लाइन चेन ड्रम प्रिंटर है, जैसे नाम के हिसाब से ही काम है। लाइन प्रिंटर है तो ये जब प्रिंट करेगा तो एक लाइन में करेगा, ठीक। ये उसके बाद चैन प्रिंटर है, तो चैन प्रिंटर है, तो चैन प्रिंटर भी चैन जैसे प्रिंट करेगा, चैन जैसा होता है ना, देखिए यहाँ जैसे चैन आपको कैसे यहाँ पे, फिर ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो इस टाइप से प्रिंटिंग का क्वालिटी आएगी, ठीक। और कोई वो नहीं है इसमें। जैसे डॉट मैट्रिक्स का देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें एक अक्षर, इसमें केवल एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, एक एक करके प्रिंट करता है। प्रिंटर में एक हेड होता है जो कि आपके रिबन पे यूज होता है, और इस रिबन पे यूज होने के बाद जो रिबन होता है वो पेपर के संपर्क में आने पे पेपर यहाँ पे बना होता है, उसको प्रिंट होता है, ठीक। तो इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डिजिटल प्रिंटर। डिजिटल प्रिंटर में क्या होता है कि ये एक प्लास्टिक के पहिए का प्रयोग करके किया जाता है। प्लास्टिक का पहिया देखें आप, ठीक। इस पहिए की आकृति गुलबहार फूल यानी डेसी फ्लावर है, इसी के समान होती है, इसलिए इस प्रिंटर का नाम डिजिटल प्रिंटर पड़ा है, ठीक।
सेकंड आप पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इलेक्ट्रोसिटी और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इंकजेट मतलब वो जो स्याही है, ठीक। स्याही दो प्रकार की होती है, एक तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगी और एक आपको डस्ट मतलब धूल जैसा दिखेगा। प्रिंटर से पाउडर होता है ना, पाउडर उस टाइप का होता है, ठीक। तो वो पाउडर आपके लेज़र प्रिंटर में यूज होता है। जो हम जैसे मान लीजिए कोई कार्ड वोड की छपाई होती है तो उस टाइम जो बासी पेपर होता है, उस बासी पेपर पर लेज़र प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंट निकाला जाता है, तब जाके वो प्रिंट करने लायक होता है, ठीक। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं ये अलग अलग। एक है इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल है, फिर उसके बाद लेज़र है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें कागज़ को प्रिंट करने के लिए स्याही की छोटी बूंदें स्प्रे किया जाता है। इंकजेट वाले में माने लिक्विड फॉर्म में होता है इसमें स्याही, ठीक। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है? इसका आविष्कार जैक किल्बी ने किया था, ठीक। ये प्रिंटर कागज़ पर चीज़ों को प्रिंट करने के गर्म पिन माने हॉट पिन्स होती हैं इसमें का इस्तेमाल करके ये प्रिंट करता है, ठीक। अन्य प्रिंटर की तुलना में ये काफ़ी सस्ते होते हैं, तेज़ गति से चीज़ों को प्रिंट करते हैं, ठीक। पिक्चरों को प्रिंट करने के लिए थर्मल पेपर का उपयोग करते हैं, ठीक। और ये बड़ी कंपनियों में यूज किए जाते हैं। अब लेज़र में क्या है? लेज़र एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें कागज़ स्याही पेपर इंक के स्थान पर लेज़र बीम द्वारा इसमें प्रिंटिंग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर हाई क्वालिटी में चित्रों और टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, कलरफुल रंगीन प्रिंट करता है। आजकल इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, सही बात है। यह प्रिंटर तेज़ गति से प्रिंटिंग करता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर उन स्थानों में किया जाता है जहाँ मुख्य रूप से प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी फैक्स में किया जाता है, ठीक। मैंने ज़्यादा करके ब्लैक एंड वाइट है उसमें। प्लॉटर प्रिंटर क्या है? यह आउटपुट डिवाइस है जो ग्राफ को प्रिंट करता है। बैनर, पोस्टर जो आपका निकलता है वो सारे के सारे प्लॉटर प्रिंटर में आता है, ठीक। दो प्रकार का होता है, एक ड्रम पेन है, एक फ्लैट बेड है। ड्रम मतलब सिलेंड्रिकल होगा, जो भी रहेगा वो सिलेंड्रिकल होगा, और फ्लैट बेड का मतलब ऐसे होगा, और सिलेंडर का मतलब इसी पे ये दो टाइप हम बना देंगे, ये हमारा सिलेंडर हो जाएगा, ओके। दो टाइप से होगा, ठीक है। प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र को बड़ा स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए होता है। स्पीकर एक जो ध्वनि सुनने के लिए है, साउंड सुनने के लिए है। हेडफोन क्या है? आवाज़ को कानों में लगा के इसको हम आवाज़ सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, चाहे कुछ और भी देख सकते हैं। अब इसके बाद इतना होने के बाद फिर हम चलते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के साइड कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, चाहे कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट आपका बचा रहेगा ये कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज, ठीक। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी इसमें मतलब जैसे ना समझने वाले कुछ टॉपिक्स हैं, चीज़ें हैं, उनको आप कमेंट में बता सकते हैं। उसमें हम एक विस्तार से वीडियो बना देंगे और सिंपल नोट्स बना देंगे उसके लिए, ठीक। और इसका नोट्स का PDF भी अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम PDF आप सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद AVS कंप्यूटर की ओर से, ठीक। तो चलते हैं, चलिए बाय।